बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल बेपनाह का तीसरी और लास्ट एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं आज की इसकी लास्ट एपिसोड को। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत इंजॉय करने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों की निकाह होते ही वो शख्स इन्हें कमरा दिखाते हैं, जिसे देख सोफिया को बासर पर सख्त गुस्सा होते हैं। दरबा नमा कमरा, इस पर सिंगल बेड, जिस पर एक वक्त में एक ही बंदा सो सोता था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इस रब्बे नमा कमरे के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। सोफिया सदमे से बोलती है। ओहो बोलो ना, कुर्बानी मैंने भी दी है। बासर इसको घूरते हुए बोलता है, ये तुम्हारा ही किया कराया है, इसलिए मेरी बुला से तुम जाओ मर्जी। सो आई डोंट केयर। सोफिया नाक फुलाती जल्दी से बेड पर लेटती ही कमल में घुसकर बासर के होंग बने चेहरे को देखकर बाय बाय करती अपने सर तक कमल लिपट लेती है। थकावट से सोफिया का गर्म कमल में आहिस्ता नींद आने लगती है, लेकिन बासर को भी कमल में घुसता देख इसकी नींद बेग से उठ जाती है। ये क्या कर रहे हो जीप इंसान, निकलो बाहर। सोफिया इस कमल को लिए बैठा देख गुस्से से चीखती बोलती है, आहिस्ता बोलो, सब क्या सोचेंगे, नए नवेला दूल्हा दुल्हन लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ और सर्दी की वजह से मुझे भी ठंड लग रही है। अब हम मियाँ बीवी हैं तो घबराने की क्या जरूरत है, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर वाली साइड पर सो जाऊंगा। और वैसे भी तुम छुई मुई सी तो हो, इसलिए हम आराम से इस सिंगल बेड पर सो सकते हैं। बासर अपनी कहता जल्दी से सोफिया के पैर वाली साइड पर सर रखे लेट जाता है। सोफिया बासर के लेटने पर जल्दी से अपने पैर सिमट लेती है। इससे अजीब लगता है कि यूं इसके सर के पास अपने पैर रखे। सोफिया बासर की एक नज़र देखती जो कंबल लिपटा सो चुका था, खुद भी अपनी जगह आंखें बंद करके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद ही इस कमरे में सिर्फ खामोशी सुनाई देती, क्योंकि सोफिया बासर नींद के मजे जो ले रहे होते हैं। इंजिल आप इधर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दामिर इसके चेहरे से दबाते कमरे से जाने लगता है कि इसका हाथ पकड़े वो रुक जाता है। प्रिंस मुझे अकेला डर बहुत लगता है, आप ना जाओ। मुन्हा इसका हाथ मजबूत से पकड़े रोनी शक्ल बनाकर बोलती है, मेरी जान मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा आप लेटो, मैं इधर ही हूँ। तामिर इसको आराम से बेड पर लेटाता है, इसके ऊपर अच्छे से कमल देता है। आप आंखें बंद करो, मैं आपके पास ही हूँ। वो मुन्हा का हाथ सुलाते ही प्यार से कहता है, जिस पर मुन्हा दामिर के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़े अपनी आंखें मूंद लेती है। दामिर गौर से मुन्हा को देखते हैं, जो सोए हुए भी किसी चीज से डर रही होती है। इसके चेहरे पर सख्त तकलीफ के तसरात है, जिसे देख दामिर को अपनी रूह तक तकलीफ महसूस हो रही होती है। मुन्हा के सोने का यकीन करते तामीर इसके माथे पर अकीदत वाला पोस देता है, रूम से निकलना चला जाते हैं। तामीर सीढ़ियों उतरता जल्दी से अदनान साहब के कदमों में जाकर बैठता है। दामिर सीढ़ियों बैठता है। अदनान साहब दामिर को देखते नाराजगी से दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। दामिर अपने रूठे बाबा को देख कर मुस्कुरा देते हैं। देख रही हो बेगम, बजाय बताने की हमारी मौजूदगी के बगैर शादी की आपका बेटा मुस्कुरा रहा है। बाबा साईं, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे जरा पसंद ना आई तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। मुझे जरा मुनासिब नहीं लगी। मैं आपको वापस आकर अपने फैसले के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। और यकीन माने बाबा साईं, इस शादी में हरगिज खुश नहीं रहता जिसमें मेरी खुशी मौजूद ही ना हो, और बस जिंदगी भर का समझौता बन जाता है। और शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को समझौते की नजर कैसे कर सकता था। मुझे मुन्हा से बेपनाह मोहब्बत है, जिसका सबूत आपके सामने आपकी बहू के तौर पर इस हवेली में मौजूद है। दामिर अपनी आंखों में उम्मीद की कलींदियां जलाए अदनान खान की तरफ देखते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी बात के से मुंतफिक हैं, लेकिन शादी बेटा इस तरह तो नहीं होती ना। इस बच्ची के माँ बाप कहाँ हैं? क्या तुम इनकी रजामंदी से इसे शादी की है? अदनान साहब दामिर के हाथ पकड़े इसको अपने कदमों से उठाते अपने पास बैठाते इस्तफार करते हैं। दामिर अदनान खान की बातों पर सख्त दुखी हो जाते हैं। बाबा साईं, इसके माँ बाप हयात होंगे तो मैं इनसे पूछूंगा ना। दामिर इनकी तरफ देखते बोलते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। अदनान खान और समीना बेगम इसकी बात पर नासमझी से इसकी तरफ देखती हैं। दामिर इनके ना समझी जाहिर करने में मुन्हा के रेप से लेकर इसकी 12 साल कोमा में रहने तक सब कुछ इन्हें बता देते हैं। अदनान साहब और समीना बेगम दामिर की बात सुनकर सख्ते में चले जाते हैं। मुन्हा के साथ रेप हुई ये बात बताते ही दामिर की बुरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। समीना बेगम छोटी सी नाजुक जान पर इतने बड़े जुल्म को सुनकर बीदा सी हो जाती हैं। बेटा मुझे फख्र है कि तुमने रवायती मर्दों की तरह ये नहीं सोचा कि इसका रेप हो चुका है और अब ये किस काबिल नहीं, बल्कि तुमने एक शानदार मर्द होने का सबूत दिया, जिसने बहुत हिम्मत का मुजाहिरा करते इस बच्ची को एक मजबूत सहारा दिया। मर्दानगी ये नहीं कि अपनी ताकत के जम पर किसी के भी सर से इज्जत की चादर तक खींच लो, नोच लो, बल्कि मर्दानगी ये है कि किसी भी बेसहारा माशरे के नासुर से खाइल एक बेबस को मजबूत साहिबान दिया जाए, और यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सही औलाद होने का सबूत है। अदनान खान फखरिया से अपने बेटे के सर पर हाथ रखते बोलते हैं। समीना बेगम भी दामिर के माथे पर बोल देती है। आज इन दोनों को अपने बेटे पर फख्र महसूस होता है, जिसने ज़माने की परवाह न करते हुए सिर्फ अपने दिल की सुनी थी।
सुबह होते ही बासिल ने अपनी गाड़ी करीबी मैकेनिक से ठीक करवा ली और अब वो दोनों एक शख्स का शुक्रिया अदा करते वहां से निकल जाते हैं। मुझे ये करीब ही होटल वहां छोड़ दो। सूफिया बासिल को देखते हुए बोलती है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ वापस जाओगी? वापस तो मैंने आज भी आ जाना है। जो काम करने यहाँ आई थी वो तो हो चुका है। मतलब कौन सा काम? मैं समझे नहीं। बासिल नासमझी से इस्तफार करता है। कुछ नहीं, मुझे होटल ड्रॉप कर दो, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। सूफिया गाड़ी के शीशे से बाहर देखती हुई बोलती है, हाँ मैं तुम्हें इधर छोड़ दे ताकि फिर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। यहाँ मौजूद मौसम ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ ही वापस जाओगे। अपना सामान लो होटल से और वापस आओ। वहां से उसके बताए हुए होटल के सामने रुकता से कहते हैं, जब मैंने कहा नहीं मैं खुद चली जाऊंगी तो क्यों अपना हुक्म चला रहे हो मुझ पर? सूफी इसकी तरफ देखती हुई दर्शी से बोलती है, तुम बोल रही हो कि मैं अब तुम्हारा शोर हूँ? अपनी बीवी को इस सर्द मौसम में अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। बासिल सूफी की बात पर उसके बाजू पकड़ते बोलते हैं, ओह अच्छा, तो इस वजह से तुम मुझ पर रौब झाड़ रहे हो। फिक्र न करो, एक मजबूरी का रिश्ता जैसे मैं जाते ही खत्म कर दूंगी। बासिल से अपना बाजू छुड़ाती जल्दी से कार से बाहर निकलती, जोर से इसका दरवाजा बंद करती, होटल के मुर्दे हिस्से की तरफ बढ़ जाती। खुश फहमियाँ। बासिल अपने आप से ही बड़बड़ाता है, इसके आने का वेट करने लगता है। थोड़ी ही देर में इसे सोफिया बैग पकड़े बाहर आती ही दिखाई देती है। इसके बैठती ही बासिल गाड़ी जन से आगे भगा कर ले जाता है। दामिर खुशबाश था, अपने कमरे में कदम रखते हैं। अब वो अपने आप को परसकून से महसूस कर रहे होते हैं। दामिर प्यार भरी नजर सोई हुई मरहा पर डालते जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ढीली सी शर्ट और शॉर्ट्स में एक फ्रेश सा दीवार के शीशे के सामने खड़ा अपने बुरे बाल हाथों से सेट करता बेड पर मरहा के पास ही जगह बनाई इसके माथे पर बोल देते, इसको हक करते परसकून से अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जैसे अब इसे मरहा के गोश में परसकून नींद आएगी जो वो पिछले 3 दिनों से नहीं ले पाया था। मुझे होटल छोड़ दो, सूफिया बासिल को कुछ घंटे बाद बोलती है। वो क्यों? अब तुम मेरी बीवी हो तो इस लिहाज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, ना कि हॉस्टल में। बासिल उसकी तरफ देखते बोलते हैं, ये तुम बार बार मियाँ बीवी की क्या रट लगाए हो? नहीं हो मैं तुम्हारी बीवी, आई समझ? सूफिया इसको ऊंची बंद बोलती है, आहिस्ता बोलो, तुम्हारे यूं चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। फिर तुम अब सूफिया बासिल से तलाल तकी हो। जिस रिश्ते पर तुम्हें इतना जम है वो भी खत्म कर दूंगी। कल परसों तक तुम्हें खुला के पेपर्स मिल जाएंगे तो शराफत से इन पर साइन कर देना। सुबह बेहिसी से बोलती है। बासिल इसकी बात पर कार रोकता गुस्से से इसकी तरफ देखता है। क्या कहा तुमने? मुझसे तलाक लोगी? बासिल सुफिया को दोनों बाजों से दबोचता गुस्से से फतराते हुए बोलते हैं, हाँ मैंने यही कहा, अब तुम्हारे कान बजने दे से तो रहे। सुफिया को बासिल की इतनी सख्त पकड़ पर तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद पर जबत करने से बोलती है, एक बात याद रखो मिस सुफिया ने कहा, कोई मजाक नहीं, जो कर लिया और बाद में तोड़ दिया। एक पाकीज़ा बंधन है जो एक दफ़ा जुड़ जाए तो इसकी सारी जिंदगी निभाया जाता है, ना कि अपनी अना और गुस्से में इसको तोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ बेशक हमारा निकाह मजबूरी के तहत हुआ, लेकिन हुआ तो है ना। तुम बेशक इस मुकद्दर रिश्ते को कोई अहमियत ना दो, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। बासिल सूफी के बाजों पर गिरफ्त डीली करता है, इसके माथे पर बोझ देता गबरू लहजे में बोलते हैं। सूफी जो कब से अपना आप बासिल छुड़वाने की तकव्वुद कर रही होती है, अचानक इसके लब समटाइम जगह से साख्त हो जाती है। बासिल सूफी यूं बुद्ध बना देख मानी हैजी से मुस्कराता इसके गाल पर बोझ देता और दोबारा से कार स्टार्ट कर देते हैं। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, हमें थोड़ी देर के लिए रास्ते में रोकेंगे तो मुझे अब कोई चिक चिक नहीं सुननी तुम्हारी, तुम मेरे साथ जन्नत वेले ही जाओगी। बासिल अभी तक बुद्ध बनी सोफिया की तरफ देखते बोलता है। अचानक कार जनक वाले की पोर्च में आकर रुकती है। सदफ जो कब से अपनी बेटे को बहू का इंतजार कर रही होती है, कार से बासिल को उतरता देख मुस्कुराती हुई इनकी तरफ बढ़ती है। बासिल सदफ के करीब आते हैं, जल्दी से इन्हें अपने गले लगाते हैं। बेटा इतने दिन लगा दिए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें पता भी है, हाल ही घर मुझे काट खाने को दौड़ते हैं। सदफ बासिल के माथे पर बोझ देती नरोटेपन से कहती है, अरे मेरी ब्यूटीफुल मॉम, अब आपके घर ये काटने को नहीं दौड़ेगा, क्योंकि मैं अब आपके लिए आपकी बहू जो ले आई हूँ। बासिल मुस्कुराते हुए उनसे कहता, कार के फ्रंट डोर दरवाजा खोलते मुंह फुलाए बैठे सूफी का हाथ पकड़ बाहर निकालते हैं। बासिल सदफ को रास्ते में ही फोन पर अपनी और सूफी के बारे में सब कुछ बता चुका था। मॉम, ये आपकी बहू, माशाल्लाह तुमने बिल्कुल एक डॉल ढूंढी है अपने लिए। सदफ सूफी के माथे पर बोल देती, इसकी सर पर शफकत भरा हाथ रखकर बोलती है। सूफी की आंखों में सदफ के माता भरा रूप को महसूस करते हैं आंसू निकल पड़ते हैं, जैसे वो किसी की भी नजरों में आने से पहले भी दर्द से साफ कर लेती है। आओ बेटा अंदर चलो, इधर खड़े रहने का क्या इरादा है? सदफ सोफिया का हाथ पकड़े इन दोनों से बोलती है, जिस पर वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे छोड़ो, मुझे कुछ ना करना, मेरे पास ना आओ, छोड़ दो मुझे, मामा बाबा मुझे बचाओ, दूर दूर हो, मेरे पास ना आओ। दामिया जो मनहक मजबूती से अपने हिसार में लिए सो हुआ था, अचानक किसी की चीखती हुई आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें को मलता मनहक की तरफ देखते।
पर मनहा को देख के इसकी नींद भी उड़ जाती है। मनहा पसीने से शराबू चीख रही होती है। मनहा मेरी जान उठो। दामिर इसका चेहरा थपथपाते हुए उसे उठाता है। मनहा दामिर की आवाज़ सुन रोते हुए अपनी आंखें खोलती जल्दी से दामिर के गले लग जाती है। प्रिंस मुझे इससे बचाओ, वो बहुत गंदे हो, मेरे करीब आना चाहते हैं, इसे मुझसे दूर करो। मनहा रोते हुए हो ज़्यादा लहजे में कहती है, मेरी जान कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, किसी कितनी जरूरत जो मेरी एंजल के करीब आए, कोशिश करे। दामिर इसके माथे पर बोझ देते इसकी कमर से लाते प्यार लहजे में बोलते हैं। मनहा अपने प्रिंस के इशारे में परसुकून सी हो जाती है। चलो अब लेट जाओ, कोई नहीं आ रहा, आपके पास में हूँ ना, अपनी एंजल के पास। दामिर इसके दोनों गालों पर बोझ देता मोहब्बत से बोलते हैं, वो प्रिंस मैं बहुत सारा सोच चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे कोई कहानी सुनाएं। मैं परियों की। मनहा अपनी नीली आंखों से इसकी तरफ देखती मासूमियत से बोलती है। नींद से बंद होती आंखों से दामिर बेचारा, जिसने कभी परियों की कहानी नहीं सुनी थी, अपनी एंजल को सुनानी थी। अच्छा आप अपनी आइज़ बंद करो, मैं सुनाता हूँ। दामिर इसकी गाल सुनाते प्यार से कहते जिसमें मनहा सर हिलाती हुई इसकी अजीब और गरीब कहानी जो दामिर बेचारे ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए खुद ही सोची थी और अब इसे सुना रहा था। सफिया बासिल के रूम में कदम रखती पूरा रूम को घूम कर देखती है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? बासिल रूम का डोर लॉक करते हुए से पूछता है। रूम तो तुम्हारा अच्छे है पर मुझे दीवार का इंटरेस्ट पसंद नहीं आया। सफिया कमरे की दीवार पर सफ़ेद रंग को देखते हुए बोलती है, तो फिर तुम्हें जो रंग पसंद है वही करवा लेंगे। बासिल सोफिया को बीवी वाले अंदाज में देख खुद ही परसुकून सो जाते हैं। मुझे तो स्याह रंग पसंद है। सफिया अचानक इसी को देखते बोलती है, हैं पहली ऐसी लड़की है जिससे काला रंग पसंद है, वरना लड़कियों को तो शॉर्ट सा लाइट सा कलर पसंद होते हैं। होती होंगी ऐसी, लेकिन मैं सोफिया हूँ। हाँ ये भी है, तुम्हारी जैसी जहरीली नागन का पीस भी सिर्फ एक ही दुनिया में मौजूद है। अब तो मुझे जहरीली नागन कहा, खुद क्या हो गेंडे? सोफिया इसकी बॉडी बिल्डर वाले चौड़ी सीने की तरफ इशारा करती चोट करने वाले अंदाज में बोलती है, इस बॉडी को बनाने में सालों लग जाते हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शोर में हैंडसम होने की सारी खुसूसियात मौजूद हैं। बासिल इसको कमर से पकड़कर अपने करीब करते गबरू लहजे में बोलते हैं। सफिया बासिल की इतनी हिम्मत पर अपनी सस बड़ी बड़ी आंखों से इससे घूरने लगती है। ये तुम्हारे अंदर कल से क्या छछोरेपन का कीड़ा काट रहा है? सफिया इसके बाजू में चुटकी काटती हुई कहती है, मेरे अंदर ये कीड़ा तब ही घुसा है जब से मैं तुम्हारी जैसी हसीन प्लस जहरीली नागन को अपनी जिंदगी में शामिल किया है। बासिल इसके सेब जैसे लाल सुर्ख गालों पर बोझ देते हमारे पर लहजे में कहता है, बस कर दो फ्लर्ट करना। सोफी इसके जसारत पर इससे घूरती इधर देखती हुई बोलती है, इधर देखती, बीवी इससे कैसा फ्लर्ट? बीवी तो पाक मोहब्बत की जाती है जो मुझे कल से तुमसे शदीद किस्म की हो रही है, और ये बेशक अल्लाह ताला की सरहद से निकाह के मुकद्दस अल्फाज का असर है। सोफी बासिल की बातें सुन हैरानगी से देखती है। अब छोड़ो भी दो ना, मैं मान लिया तुम्हारी बातें। सोफी इससे जान छुड़ाने के लिए कहती, जिस पर बासिल खुशी से इसे अपने हिसार से आज़ाद कर देता है। यहाँ बेड के साथ सोफा भी मौजूद है, तुम वहाँ पर सो जाओ और मैं यहाँ। सोफिया इसके हुक्म सुनाती जल्दी से बेड पर लेटी अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है। बासिल की हरकतें मुलहस करता अपनी हंसी जब्त करते कपड़े बदले चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। सोफिया बासिल को अपनी बात मानता देख मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लेती है, पर अचानक इसको बेड पर पूरी तरह से हिलता हुआ महसूस होता है, जिस पर वो ये सोचती है कि कहीं जलजला तो नहीं आ गया, लेकिन अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस करते समझ जाती है बासिल से छोरा ही होगा। तो यहाँ से फिर आगे हो? सफिया उठकर बैठते घूरते हुए से पूछती है, जो मज़े से इसको देखते मुस्कुरा रहा होते हैं। मेरी जहरीली नागम, तो मेरा साइज देखो और सफ़े का साइज देखो, क्या मैं इधर सो सकता हूँ? सफिया इसके कहने पर एक नज़र सोफे को देखती है और फिर बासिल जैसे बॉडी बिल्डिंग कर देती है, जिसकी वजह से वो सोफे पर लेट तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। मैं थकी हुई हूँ, आज की रात वहाँ सो जाओ, कल से मैं सोफे पर सो जाऊँगी। तो तुम्हें किसने रोका है? सोने से सो जाओ, बासिल मज़े से कहता, अपना हाथ बाजू फैलाए इशारे से इसे अपने इस पर सर रखने का कहता, जिस पर सोफिया बुरा समूह बनाते बेड के किनारे से लगती लेट जाती है। बासिल सोफिया को यूं तकिए के बगैर लेटा देख घूरते हुए जल्दी से रूम की लाइट ऑफ करता सोफिया को अपनी तरफ खींचते हुए अपने साथ लिए लेट जाता है। ये क्या हमाकत है? बासिल छोड़े मुझे। बासिल की हरकत पर इसके बाजू में मौका मारती अपना आप छुड़ाने लगती है, चुपचाप सो जाओ वरना मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। बासिल की बालों में हाथ फेरते हुए घबरू लहजे में कहता है, जिसमें सोफिया पट से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद सोफिया के हल्के खराटे कमरे में गूंज रहे होते हैं। बासिल मुस्कुराते हुए इसकी आंखों पर बोस देता है, इसको हक करते ही सो जाता है। सुबह का वक्त है, जहाँ हर कोई अपनी आशानी से निकलकर रोजी की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऐसे में समीना बेगम मुलाजिमों को हिदायत देती डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। दामिर मनहा का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल के पास आता अदनान खान और समीना बेगम को ऊंची आवाज़ में सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वो दोनों मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। आओ बेटा बैठो।
अदनान साहब दामिर को बैठने का बोलते हैं, जिस पर मुस्कुराते हुए मनहा को चेयर पर बिठाता फिर खुद अपनी चेयर पर बैठते हैं। बेटा आप क्या लोगी? सबीना बेगम मनहा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछती हैं। तो इतनी सारी नाश्ते को नवाजा को देखकर टुकुर टुकुर देख रही होती है। मनहा इनके पूछने पर डरते हुए दामिर का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे बेटा डरो नहीं, मुझे अपनी अम्मी ही समझो। समीना बेगम के सर पर हाथ रखते शफकत भरे लहजे में कहती है। मनहा इनकी बात पर दामिर की तरफ देखती है जो हमेशा रहलाता है। मनहा जल्दी से इसका हाथ छोड़ती चने के भरे बाउल की तरफ इशारा करते जैसे कह रही है मैं ये खाऊंगी। समीना बेगम इसकी मासी में तो गुरबान होती जल्दी से चने वाले बाउल से चने की प्लेट में डालती है और साथ में पूरी रखती है। ये क्या होता है? मनहा पूरी की तरफ इशारा करती समीना बेगम से पूछती है। बेटा ये पूरी होती जैसे चनों के साथ खाते हैं। समीना बेगम के बजाय अदनान साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। तामीर अपने माँ बाप की मनहा के लिए इतनी मोहब्बत देख दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हर चीज़ इसके हक में कर दी थी। खिड़की से चंद से आती सूरज की किरणों से सोफिया मंदी मंदी आंखें खोलती इर्द गिर्द देखती है और बासर को न पाकर शुक्र का सांस खारिज करते जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस जाती है। सोफा जल्दी से अपने बाल खुश करती संगार में इसके सामने खड़ी शीशे में एक नज़र खुद को देखती जल्दी से कंघी से अपने बाल सजाती है। बासर अपना फ़ोन कमरे में ही भूल गया था। वो लेने के लिए जैसे ही रूम में कदम रखता है इसके सीधे नज़र सोफिया के वजूद पर पड़ती है। बासर बड़े बड़े कदम उठाता इन सोफिया के पीछे खड़ा होता इसकी गर्दन में एक चैन पहना देते हैं। सोफिया अपनी गर्दन में कुछ महसूस करती जल्दी से कंघी टेबल पर रखती गर्दन पर हाथ पड़ते लेकिन वहाँ पेश बेहा कीमती चेन को देख अपना रुख मोड़ती बासर की तरफ देखती है। जैसे बासर इसको एक मुस्कुराहट पास करता है सोफिया दोबारा से चेन की तरफ देखती है जिसमें एक दायरे की शक्ल में छोटे नाजुक सा हीरा लगा होते हैं और दरमियान में बड़ा काले रंग का हीरा जुड़ा होता है। कैसी लगी? वो सोफिया को चेन को यूं देखता मोहब्बत से पूछता है। बहुत खूबसूरत। सोफिया इसकी तरफ देखती मुस्कुराते हुए बोलती है। चलो फिर रेडी हो गई हो तो नीचे चलो, मॉम वेट कर रही है नाश्ते पर। बासर इसको बोलते हैं जैसे वो सोफे पर वापस सराती हैं। बासर मुस्कुराते हुए इसका हाथ मजबूती से पकड़े रूम से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अपना हाथ इसके हाथ में महफूज करते सोफिया के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है जिसका इससे खुद भी अंदाजा नहीं होता। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर जाए। मनहा दामिर के अंतर कोशलों से आहिस्ता जिंदगी की तरफ वापस लौट रही थी और अब इसके अंदर से इंसानों के लिए डर काफ़ी हद तक कम हो चुका था लेकिन इसकी यादाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी होती जिस पर दामिर पर सुकून था क्योंकि वो मनहा को दोबारा इस जीत में नहीं देखना चाहता था जिस जीत में इसने 12 साल कोमे में गुजारे थे। सोफी भी कुछ हद तक बासिल के साथ एडजस्ट कर चुकी थी और अब तो इसके सदफ के साथ खूब जमती थी। बकवास बगौल बासिल के सांस वो में साथ बैठती हैं तो बेटे और शोहर को बिल्कुल फरमोश कर दिया जाता है जिस पर बासिल बेचारा दोनों की गुनियों के जर्द में आ जाता था। रात का काफी वक्त था ऐसे में सोफिया को किसी सूरत नींद नहीं आ रही होती थी। आज बासिल की लेट नाइट ड्यूटी थी जिस वजह से अपने रूम में कह रही थी और सदफ अपने एक रिश्तेदार की फौतगी पर की हुई थी जिन्हें निकल वापस आना था। सोफिया घबराते हुए जल्दी से पैर में चप्पल पहने रूम से बाहर निकल जाती है। इसकी कदम घबराहट में वेला के बैग पर बने पॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। इसको अपने भयानक माजी याद आ रहा होता है जिस पर घबराहट में जल्दी से पोल में टांगे डाले गुम सुम फर्श पर बैठ जाती है। अचानक इसके माजी का दर्दनाक वाक़या इसके जहन की स्लीट पर पूरी ताब से लहराने लगता है जिस पर गुस्से में पोल में छलांग लगा देती है। पोल में बासिल हर वीकेंड पर स्विमिंग करता था जिससे इसने अपने हिसाब से काफ़ी गहरा बनाया था और आंसू बहा दिए बड़े दर्दनाक माजी को मिटाने की कोशिश कर रही होती जो किसी भयानक की तरह इसके साथ चिमट चुका था। बासिल घड़ी में टाइम देखता जो रात के 2 बजा रही होती है। जल्दी से वेला के अंदर दाखिल होते हैं, अपनी कमरे की तरफ जाते हैं लेकिन रूम में सोफिया को मौजूद ना पाकर परेशान होते हैं। हर गीत तो कहीं कहाँ कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चलेगी। बासिल बेचैन सा जहन में सोई था जल्दी से रूम से बाहर की तरफ तेज कदम बढ़ाते हैं। सोफिया गहरे पोल में सांस रोके खड़ी होती है। इसकी आंखों में गुस्सा जुनून क्या कुछ नहीं था, एक लावा सा इसके अंदर बड़ा हुआ था जिसमें वो अपने आप को तकलीफ दे रही होती है। बासिल कब से इसे पूरे वेले में ढूंढ रहा होता पोर्ट साइड पे आता है लेकिन वहाँ इतने गहरे पोल में अपने मताजार को खड़ा देख इसकी रूह तक लड़ जाती है। और भागता हुआ पोल के पास आते हैं, इसमें छलांग लगा देते हैं लेकिन ये देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसकी जान सांस बंद किए कब से अपने आप को अजियत दे रही है। सांस रोकने की वजह से इसका सुर व सफेद चेहरा लाल सुर हो जाते हैं। सांस लो। बासिल तैरता हुआ इसके पास पहुंचते है, सोचा छोड़ता हुआ कहता है लेकिन इसकी बात बगैर सुनने कान दड़े इस तरह ही सांस रोके खड़ी होती है। वो सोफिया अपनी बात न मानता देख अपनी बाहों में बढ़ते पोल के किनारे पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ता इसके जमीन पर बिठा देते हैं। क्यों बचाया मुझे? वो अपनी तरफ से विशाल करते ही इसमें चीखते हुए कहती हैं यही सवाल मैं तुमसे पूछूंगा को खुद को तकलीफ दे रही हो? मेरी सांसें मेरी मर्जी। सोफिया बासिल की तरफ देखती हुई दर्शित हुई कहती हैं क्या कहा तुमने? हाँ। बासिल सोफिया को बाजू से पकड़े अपने करीब खींचते हुए कहता है
याद रखो तुम्हें तो एक एक सांस सिर्फ असर में रहा कि वो इसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ता गबरू आवाज़ कहता है। सोफिया बासर की बहकी हुई सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती बुखला सी जाती है। सोफिया अपना जल्दी से आप छुड़वाती रूम की तरफ भाग जाती है। आह क्या बात है जिससे वो अपने आप को इसे जीत दे रही है। बासर अपने गीले बालों में हाथ फेरता सोफिया के पीछे ही अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रिंसेस आपका असल नाम दाबीर है तो मैं आपसे आपको आज इसी नाम से बुलाऊंगा। मनहा अपने रूम में दामिर की गोद में सर रखे मासूम से बोलती हैं। दामिर जो मनहा के बालों में हाथ फेरते फोन पर चला रहे होते हैं अचानक किसी बातों खूबसूरती से मुस्कुरा देते हैं। मेरी जान आपको मुझे इन नामों के अलावा जान कह के भी बुला सकती हैं। दीमा मिन्हा की सुर्ख दामिर सुर्ख रंगत को देखता माने है लेकिन बोलते हैं वक्त के साथ मिन्हा अपने और दामिर के माबेन रिश्ते को समझने लगी थी और कुछ वक्तन समीना बेगम ये सब समझाती रहती थी जिसमें कुछ बातें इससे समझाती थी कुछ सर के ऊपर से गुजर जाती थी। मैं क्यों आपको जान कहूँ आप जो मुझे कहते हो काफ़ी है। मैं आज से आपको दामिर कहकर ही पुकारूंगी। मिन्हा अपने लाल होते चेहरे से दामिर से बोलती है। अच्छा मेरी एंजल जो आपको अच्छा लगे वही नाम लो मेरा। दामिर इसके सर पर बहुत ज़्यादा प्यार से कहते हैं। मनहा इसकी जरा सारत अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख देती है। मनहा की इस शर्माने वाली अदा पर दामिर केक लगाकर हंस पड़ता है जिस पर मनहा इसके पेट पर मुक्का मारती है। मेरी जान आराम से जब आप मुकम्मल ठीक हो जाओगी ना तो आपको इसका हिसाब देना पड़ जाएगा। दामिर इसके बाल बिगाड़ते मोहब्बत से कहते हैं जिस पर मनहा की खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। सफ़ी अपने कमरे गीले कपड़े बदल कर बेड जल्दी से कंबल ओढ़े बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बासिल रूम में कदम रखता है जहां इसकी नज़र सफ़ी पर पड़ती है। वो किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही होती है। बासिल जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके सफ़ी के करीब बेड पर बैठ जाते हैं। सफ़ी कोई परेशानी या कोई ऐसी बात है तो मुझे बता सकती हो। अपने दुख मान लेने से गम हल्का हो जाते हैं। बासिल इसके कंधे पर हाथ रखते मोहब्बत से बोलते हैं। सफ़ी बासिल को देखते अपना बस खोते जो पिछले 12 सालों से खुद बांधती आई थी फौरन इसके गले लग जाती ऊंची आवाज में रोने लगती है। मासूम सफ़ी को यूं रोता देख परेशान हो जाते हैं। सफ़ी मेरे जान में हूं ना तुम्हारे साथ अपना जो भी दुख है दर्द है वो मुझे बताओ इस तरह तुम अपने आप को पुरसुकून महसूस करोगी। बासिल इसके सर पर बोझ देता प्यार से भरे लहजे में बोलता है। सफ़ी इसकी बात पर बासुल से लग होती अपनी आंसू साफ करती है। सफ़ी के तुम्हारा मुझ पर यकीन नहीं जो तुम अपना राज बताने से हिचकिचा रही हो। बासिल अपने दोनों हाथों से इसका चेहरा थामते हुए उम्मीद भरे लहजे में कहता है। सफ़ी इसकी बात पर अपना सर नफी में हिलाती है। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मुझे बताओ क्या वजह है जिससे तुम रातों को घबरा जाती हो और आज भी तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बासिल इसका हाथ पकड़ते हुए इस्तफार करते सफ़ी बासिल की बातों पर एक ट्रांस की कैफियत में अपने दर्दनाक माँ की माजी का वर्क खोलती है जिसे वो कई साल पहले अपने अंदर ही कहीं दफन कर चुकी थी। आरज मीर इनकी अफत की दो बेटियां थी और अफत की दो बेटियां थी बड़ी बेटी मिन्हा और इससे 6 साल छोटी सोफिया। इन दोनों पर परियों में आरज और अफत की जान बसती थी। आरज मीर एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। अफत से इनकी पसंद की शादी हुई थी। वो सब खुशबाश अपनी ज़िंदगी परसकून अंदाज में गुजार रहे थे लेकिन इनकी परसकून ज़िंदगी में तूफान तब बर्पा हुआ जब अफत बेगम हर वक्त आरज मीर को इंसाफ परेशान देखती थी। आप काफ़ी दिनों से मुझे परेशान नजर आ रहे हैं कोई बात है क्या। अफत बेगम मिन्हा और सफ़िया को सुलाने के बाद अपने कमरे में आती आरज साहब से इस्तफार करती है जो बेड पर बैठे अपने एक हाथ से अपना सर दबा रहे होते हैं। कुछ नहीं बेगम आपका वहम है ऐसा कुछ भी नहीं। आरज साहब अपने हरीश के हयात को कोई भी बात बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। कोई ना कोई बात जरूर है आप मुझसे तो ना छुपाएं जो भी है बात कह दें। अफत बेगम आरज साहब की सब्ज आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ते हुए बोलती है। अफत के इतने जोर देने पर इन्हें हर बात बताने का फैसला करते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब आरज साहब रेस्टोरेंट इनसे काम के घर जाने के लिए अपने भाई की तरफ बढ़े थे कि जाने के लिए किसी की चीखने की आवाज़ आती है। आरज किसी की इतनी अजीब ना चीखें सुनकर इसकी समझ बढ़ते हैं जहाँ इनके कदम एक खंडर नमा इमारत के सामने जाकर रुकते हैं। इनको चीखने आवाज़ें सुनाई देती हैं और साथ कोई आदमी भी ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है और जल्दी से इस इमारत में कदम रखते दीवारों को सहारे लेते आगे बढ़ते हैं जहाँ क्योंकि वहाँ यहाँ रोशनी न होने के बराबर थी इस वजह से इन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरज खस्ता हाल कमरे के सामने जाकर रुकते हैं जहाँ इनसे इन्हें आवाज़ें आ रही होती हैं। वो आधा खुले दरवाजे के अंदर जागते हैं जहाँ आगे का मंजर देख इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जहाँ कोई आदमी एक लड़के पर कान ताने इसे को धमकियां दे रहा होते हैं। आरज जल्दी से अपना चेहरे पर आए पसीने रुमाल से साफ करता फोन निकालते इस मंजर की वीडियो बनाने लगता है। बड़ी में इनसे साइड डबल पर पड़ा आवाज नीचे गिर जाते हैं और आदमी बाहर किसी की मौजूदगी महसूस करता जल्दी से लड़के के सीने में गोली चलाता बाहर की तरफ चले जाते हैं। आरज अपने पीछे कदमों की चाप महसूस करते पत्नी से तो शराबू भागने लगते हैं। रुक जा सारे आदमी फोन की टॉर्च इनके हाथ में फोन देख कर समझ जाते हैं इसने कोई
ضرور کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائی ہوگی جس پر وہ گالی بکتا ان کو چلاتے ہوئے رکھتا ہے۔ عارض صاحب پیچھے مڑتے ان کو دیکھتے ہیں جو اس کو روکنے کا کہتے ہیں۔ وہ اپنی جان بچاتے جلدی سے اس عمارت سے نکلتے، فون جیب میں ڈالتے وہاں سے اپنی بائک پر بیٹھتے تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سالہ بھاگ گیا، وہ آدمی غصے سے بڑبڑاتے ہیں۔ عارض صاحب سب کچھ آفت بیگم کو بتاتے، سخت پریشان سے اپنا سر پکڑ لیتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، کیا پتہ اس کو یہ سب بھول گیا ہو، اور ویڈیو کہاں ہے جو آپ نے بنائی ہے؟ وہ تو میرے فون میں موجود ہے، آپ ایسے کریں اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، اس لیے آپ اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ آفت بیگم کو فون پکڑاتے ہوئے بولی، میں کیسے کسی بے گناہ کو یوں مرتے دیکھ اس کو انصاف نہیں دلا سکتے؟ اس کی بھی تو فیملی ہوگی جو یوں بے دردی سے مارا گیا۔ اور فون واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے درشی سے کہتے ہیں، آپ کو محروم کی فیملی کی فکر ہے، ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آفت بیگم ان کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ غصے سے بولتی ہے، آفت میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رکھا تم مجھے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی فورس کرو گی، جو بھی کچھ دنوں میں موقع دیکھ کر پولیس والوں کو دینے والا ہوں، میری بلا سے جو مرضی کریں، ایک میں ہی پاگل ہوں جو آپ کو سمجھانے لگی ہوں۔ بیگم سمجھنے کی کوشش کریں، اس محروم کی جگہ مجھے رکھ کر سوچیں، اگر میں اسی طرح بے موت مارا جاتا تو تم لوگوں کی کیا ہوتا؟ عارض صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولتے ہیں، اللہ نہ کرے عارض، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا سدا سایہ ہم پر، ہماری بیٹی پریوں پر سلامت رکھے۔ آفت بیگم ان کی بات پر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، دیکھا تمہیں یہ بات سن کے کتنا دکھ ہوا ہے، تو ذرا سوچو جن سے ان کا جوان سپوت ہی چھین لیا گیا ہو، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ عارض صاحب ان کو مصلحت سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، آپ پریشان ہمیں آپ کے ساتھ ہونے کے دھیان سے، کیونکہ ہماری بھی آگے بیٹی ہیں جن کی ہمیں معاشرے کے سرد گرم سے حفاظت کرنی ہے۔ آفت بیگم متصل سی بات میں بہت کچھ باور کرواتی اپنی جگہ پر جا کر لیٹ جاتی ہیں۔ عارض صاحب پیچھے گہری سوچ میں مطلع ہو جاتے ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا، عارض صاحب کو جو کام سے چھٹی ہوتی ہے وہ یہ دن اپنی شہزادیوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ بابا آئے ہم کچھ کھیلتے ہیں۔ 8 سالہ صوفیہ بالوں کو 2 پنیاں کیے اپنے پھولے گالوں میں کافی کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ منہا جو صوفے پہ بیٹھی اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی ہوتی، اپنی گڑی کے واسطے مسکراتے ہوئے اپنی نیلی آنکھوں سے اپنی گڑیا کو دیکھتی جو ایک ہاتھ میں ڈول پکڑے عارض صاحب کا ہاتھ پکڑے کھینچ رہی ہوتی ہے۔ گڑیا، بابا کے سر میں درد ہو رہے، آؤ آج آپ اپنی اپی کے ساتھ کھیل لو۔ منہا اپنی بکس بیگ میں ڈالتی صوفیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے اور اس کی مشترکہ کمرے کی طرف چل دیتی ہے۔ صوفیہ اپنی گڑیا کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی ہوتی ہے، پاس ہی منہا پریشانی سے بیٹھی باہر سے آتی چیخ و پکار پر سخت پریشان ہو جاتی ہے، اپی یہ ماما پاپا کی اتنی اونچی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ صوفیہ معصوم سے اس چیخ پکار سے گھبراتی منہا سے پوچھتے جو سخت بے چینی سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گڑیا آپ ادھر ہی بیٹھو، میں یہاں سے ہلنے نہیں میں باہر دیکھ کر آتی ہوں، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صوفیہ اپی کی بات پر اسباب میں سر لٹاتی دوبارہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے۔ منہا جلدی سے پریشانی سے اپنے قدم باہر کی طرف جاتے تاکہ دیکھ سکے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کی سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک جاتی ہیں۔ سالے تو کیا سمجھا ویڈیو بنا کر وہاں سے فرار ہو جائے گا؟ وہ آدمی جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون کو پکڑتا ویڈیو ڈیلیٹ کرتا ہے، چل اب ویڈیو بھی ڈیلیٹ تو بھی اپنی بیوی کی طرح اس دنیا سے ڈیلیٹ۔ یہ کہتے ہوئے آدمی بے دردی سے عارض صاحب کے پیٹ میں خنجر گھونپتا ہے۔ منہا اس آدمی کو اتنی بے دردی سے اپنی جان سے عزیز ماما باپ کو مارتا دیکھ آنسو کے ساتھ رونے لگتی ہے۔ بابا ماما چیختے ہوئے عارض اور آفت کے خون میں لت پت پڑی لاشوں کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس بھاگتی ہے۔ صوفیہ جو اپنے کمرے میں ڈول کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، منہا کی چیختی ہوئی آواز سن کر ڈر کے مارے رونے لگ جاتی ہے، آنسو اس کی ننھے گالوں پہ بہہ جاتے ہیں۔ آپی وہ روتے ہوئے جلدی سے ایک ہاتھ میں اپنی گڑیا پکڑے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے، یہ بھولے کہ اس کی آپی نے اسے یہیں رہنے کو کہا تھا۔ آپی ماما پاپا صوفیہ روتی ہوئی اپنے ماں باپ کو آوازیں دیتی راہداری کی طرف آتی ہے، لیکن آگے کا منظر دیکھ وہ سخت خوف اور دہشت کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ پلر کے پاس چھپتے سامنے کا منظر دیکھ رہی ہوتی جہاں ایک آدمی انسانوں کے بیس میں جانور بنا اس کی آپی کی عزت کو تار تار کر رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ روتی ہوئی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے سے ذہن میں سارا منظر ساتھ حیرانگی اور خوف پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ سامنے کا منظر دیکھ روتے ہوئے اپنے منہ پر اپنا ننھا سا ہاتھ رکھ اپنی چیخ کا گلا گھونٹتی ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد چھوٹی سی نازک صوفیہ جیسی بچی اپنی ڈول راہداری زمین میں پھینکتی ہی اپنی جان سے عزیز آپی کے پاس بھاگتی ہوئی آتی ہے، جو نیم برہنہ حالت میں فرش پر گری ہوئی آنسو کے ساتھ اپنی گڑیا کو اپنے پاس آتا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپی کیا ہوا ہے؟ صوفیہ اپنے آپی کے نیلے پڑتے چہرے اپنا ننھا ہاتھ اس پر رکھتی ہوئی تھی، میری گڑیا یہاں سے بھاگ جاؤ جتنا جلدی ہو سکے۔ منہا کھڑکھڑتی ہوئی سانسوں سے اپنی چھوٹی بہن کو کہتی ہیں، نہیں آپی میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچانک صوفیہ کی نظر آپی سے ہوتی ہوئی پاس گری اپنے ماں باپ کی لاشوں پر پڑتی ہے۔ پاپا ماما وہ خوفزدہ سی اپنے ماں باپ کے خون سے لت پت لاشوں کے پاس بیٹھی اپنے ماں باپ کے چہروں پر بوس دیتی انہیں اٹھنے کی کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن مسمون کو کیا بتا جیسے ماں باپ تو کب سے اس کے جدا ہوئے اب دن ہو چکے ہیں۔ بڑی یہاں سے چلی جاؤ۔ منہا اپنی بہن کو اپنے ماں باپ کی لاشوں پر روتا دیکھ آنسو کے ساتھ کہتی ہے، آپی میں
आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। सफ़िया दोबारा अपनी आपी की नीम मुर्दा वजूद के पास बैठती हुई इसके हाथ में बोझ देती, रोती हुई कहती है। मनहा अपनी गुड़ी को अपनी बात ना मानता देख रोते हुए अपनी आंखें मूंद लेती है। एक विजिट तो थी इसके पास, वो भी गधे ने नोच ली। आपी गुड़िया अपनी आपी को आंखें बंद करता देख चीखती है। अपने बारे में सब कुछ बताते सोफिया आगे बताने की मजीद हिम्मत नहीं हुई। बासिल के गले लग कर अपना हिसार बांधती रोज कतार रोने लगती है। सोफिया कितना दर्द भर मायूस उनको खुद भी बासिल की आंखों से अश्रुआं जाते हैं। सोफिया तुम एक बेगल हो जो हमें मत आ रहा हूँ, तुम्हारी आपी के गुनहगारों को ढूंढ कर इन कानून के सख्त सख्त सजा दिलाऊंगा। बासिल उसको खुद से लग करते इसके आंसू साफ करते पर अजम लेजिम बोलते, जिस पर सोफिया इसके हाथ अपने चेहरे से हटाती अपने ऊपर ब्लैंकेट लेटे लेट जाती है। बासिल इसके ऐसे रिएक्शन पर हैरान होता है, इसे देखते लगता है पर ये पर सोच के मतमन होता है कि अभी वो दुखी है। बासिल जल्दी से लाइट ऑफ करता सोफी को अपने हिसार में लेता सो जाता है। सोफी भी इसके हिसार में परसकून से अपनी आंखें मूंद लेती है। आज हर जगह असली मिजाज के नारे जबान जरदियान थे। देख लिया साहब जी, आप बहुत जल्द वजीर बनने वाले हैं। गफूर असलम मिजाज के साथ पराडो की पिछली सीटों पर जमा बाहर अवाम का इतना रश और हर किसी को असलम के नारे लगाते देख खुश होते बोलते हैं, आज बहुत खुश हूँ, आज मेरे सालों पर आना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। असलम मजाद अपने शैतानी डुबके चेहरे से मुहाते हुए कहते हैं, जिस पर गफूर भी कह लगा कर हंस पड़ता है। सुबह सूफिया की लेट आंख खुलती है और बासिल को कमरे में मौजूद न पाकर समझ जाती है कि वो ड्यूटी पर जा चुका है। सूफिया आज अपने मकसद को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के जल्दी से रेडी होती अपने कदम सदफ के कमरे की तरफ बढ़ाती है। अरे सफिया तुम आ जाओ। सदफ सफिया को देखकर मुस्कुराते हुए कमरे में आने की इजाजत देती है। मामा आप कब आई? सफिया सदफ के माथे पर बोझ देती मोहब्बत से कहती है, बेटा बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मासर मुझसे मिलकर ही क्या है, आप कहीं जा रही है बेटा? सदफ तैयार सी सोफिया को देखकर सवार कर दी। जी मामा मैं किसी काम से जा रही हूँ, घंटे तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा ध्यान से जाओ और जल्दी वापस आना। सदफ इसके सर पर हाथ रखते शफकत से कहती, हाँ मामा मैं जल्दी आ जाऊंगी। सोफिया इनके सर पर दोबारा बोझ देती वहां से निकलती चली जाती है। रूम से बाहर निकलते इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी संजीदगी छा जाती है। दामिर मिन्हा को शहर शॉपिंग करवाने ले गया। मिन्हा शॉपिंग करती हैरानगी से इतने बड़े मॉल को देख रही होती है। वक्त के साथ अमीर ने मन्हा को हर छोटी बड़ी चीज के बारे में बता दिया था, जिस वजह से मन्हा अब किसी भी चीज को मॉल में देखकर अब बार बार दामिर से नहीं पूछ रही होती कि ये चीज क्या है, ये क्या है। दामिर ये कितना बड़ा मॉल है ना। मन्हा खुश से इधर गिरते देखती दामिर का हाथ पकड़े खुशी से लबरेज लेचे में बोलती है, एंजल चलो आपको प्यार से आप ही की तरह खूबसूरत से ड्रेस लेके देते हैं। मन्हा इसकी बात पर जोश सी इसके साथ बोती की तरफ बढ़ जाती है। शॉपिंग करने के बाद दामिर मन्हा के करीब रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। बासर आज जल्दी ड्यूटी से वापस आ जाते हैं। वो धीमी कदम उठाता रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रूम पर पहुंचकर सफिया को ना पाकर हो सकता है शायद मोम के पास ना बैठी हो। ये सब तो मुस्कुराते हो सदर बेगम कमरे की तरफ बढ़ता है। आगे बेटा। सदर बासर को रूम में दाखिल होता देखकर बोली थी, हाँ मोम आज काम में दिल नहीं लग रहा था इसलिए चलती आ गया। बासर पूरे कमरे में तहराना नजर डालते बोलते हैं, सफिया बेटी को ढूंढ रहे हो? सदर बासिल के चेहरे पर परेशान चेहरे के साथ देखती सफार करती है, जी। जिस पर बासिल हामी से लाते हैं तो वो किसी काम से बाहर गई है, ये कहकर ये थी घंटे तक आ जाऊंगी। सदर बासिल को देखती बोलती है, अच्छा मॉम आप रेस्ट करें, मैं फिर मिलता हूँ चलता हूँ। बासिल सदर के सर पर बोझ देते वहां से उलझन का शिकार अपने रूम की तरफ जाता है। सोफी कैसे क्या काम था जिससे वो यूं की है। बासिल जल्दी फ्रोश होकर निकलता आईने के सामने खड़ पर बास लेट करता पास रखे सोफे पे बैठकर सोफी के तक आने तक काल फोन निकाले इस्तेमाल करता है। अचानक इसकी गैरदारी तौर पर नजर फर्श पर गिरे ब्लेड पर पड़ती है। बासिल फोन सोफे पर रखते फर्श पर दराजों होकर बैठता इस ब्लेड को उठाता है। ये यहाँ कहाँ से आ गया, मैं तो इस ब्लेड से शेव भी नहीं करता। ब्लेड को देखते हुए बोलता है, खैर आ गया होगा कहीं से। बासिल खुद से ही बोलता एक केस की फाइल निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ जाते, लेकिन वहाँ सोफिया का कालू के बॉक्स खोले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा इसने सोफिया से एक लॉग बॉक्स के बारे में पूछा था, जिस पर इसने ये कहकर इसे चुप करवा दिया कि लड़कियों के भी पर्सनल होते हैं, ज़रूरी नहीं हर चीज़ बताई जाए। बासु सोफी के मना करने के बाद भी कभी कभी इस बॉक्स के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन अब इसको लोग ना देख बंद करने के लगता है कि अचानक इसके हाथ लगने से बॉक्स और खुल जाता है, जिस पर बासिल बॉक्स के अंदर मौजूद चीज़ें देख अपनी जगह मौजूद हो जाता है। जहाँ अब तक के होने वाले जितने भी मर्डर हुए थे हर एक शख्स की तस्वीर लाल बलर सा कोर्स लगाए होते हैं। बासिल जल्दी से बॉक्स को पूरा खोलता है और ये देख के इसके रोंगटे खड़े जाते कि नए बनने वाले वजीर की भी तस्वीर भी लाल कलर का बड़ा सा क्रॉस लगा होता है। नहीं सफिया, क्यों किया तुमने ऐसे? वो गुस्से से बॉक्स को नीचे फेंकता चीखते हुए कहता है, तुमने कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की
बासल गम और गुस्से की कैफियत में चीखते हुए एक बार हारे हुए जवारी की तरह नीचे जमीन पर बैठते चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बासल खुद को कंपोज करता जल्दी से अपनी पिस्तौल पकड़े रूम से बाहर की तरफ भागते हैं। वो अब सफिया को मजीद किसी का कत्ल करने के नहीं दे सकता था। छोड़ो हमें, हमें क्यों बांधा हुआ है? असलम और गफूर चीखते हुए इन देहकाक आदमियों से कहते हैं जो सच झुकाए बत बने इनकी चीख अवकाश सुन रहे थे। शी क्यों इतना शोर मचाया है? सफिया काले लिबास में चेहरे पर निकाह की हाथ में सांप की शक्ल की अंगूठी पहने अपनी बारी बूटों की चाप छोड़ती इस कमरे में कदम रखती है जहाँ सिर्फ एक लाल बल्ब कमरे की वस में जल रहा था। कौन हो तुम? असलम रस्सियों से बांधे चीखते हुए आहे आवाज नीची, तेरी अयाशी का डर नहीं जहाँ मैं तो जैसे कुत्ते की बकवास सुनूं। इसका मुंह बंद करवाओ। सफी एक आदमी को कहती चेयर इनके करीब घिसते हुए बैठ जाती है। सफी की आवाज बदलने का हुनर था जिसे वो जब चाहे अपनी मर्जी से आवाज बदल कर बात करती थी, लेकिन आज सफी अपने दुश्मन से कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहती थी। वह आदमी सफी के कहने पर असलम अजाज के मुंह पर टेप लगा देते हैं जिस पर असलम गुस्से से सफी को घूरते हैं। ए कौन है तू? क्या तू जानती नहीं मुल्क के बनने वाले नए वजीर को यूं पकड़ा हुआ है? 1 मिनट में तुझे फांसी हो जाएगी। गफूर अपने सांप की हालत देख रस्सी में बांधे चीखते बोलते हैं मैं कब से खुश थी, ये गंजा कुछ तो बोल क्यों नहीं रहा, लेकिन बुड्ढे में इतने गुनाह करके अब भी जान है। सफिया इसकी तरफ देखती तशरीफ से कहती है इस गंजे के मुंह में भी टेप लगाओ। तुम लोग जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? तो आरज मेरान को तो जानते ही होगे ना, खास करके ये गंजा बुड्ढा। सफिया गफूर की तरफ अपनी सब्ज बसम कर देने वाली नजरों से देखती हुई बोलती हैं। आरज मेरान के नाम पर असलम और गफूर आंखें फाड़े सफी की तरफ देखते हैं। होंगे ना हैरान? सफी इनकी फटी हुई आंखों पर चोट करते हुए बोलती है चलो कुछ और याद दिलाती हूँ। आरज मेरान की बेटी जिसका तूने रेप किया था। सफिया गफूर की गर्दन दबोचती एक शेरनी की तरह फेरते हुए बोलती है अब तो ये सोच रहा होगा मुझे कैसे पता चला, तो आरज में इनकी पूरी फैमिली को मार चुका था, लेकिन इसकी छोटी बेटी सफिया पिलर के पीछे छुपी तेरे जैसे हैवान की हवानी देख रही थी। तब मैं तुझे इससे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं तुझे जहन्नम वासल करके रहूंगी। सोफी इसकी गर्दन पर दबाव डालती गुस्से से चीखते हुए कहती है। असलम हैरान सा गफूर की तरफ देख रहा होता है जैसे इसने आरस की पूरी फैमिली को मारने को कहा था, ना कि किसी की लड़की का रेप करने का। सफिया गफूर का सांस बंद होता देख इसकी गर्दन से अपना हाथ हटाती बेदर्दी से इसके डेप उतारती है जिस पर इसकी चीख पूरे कमरे में गूंज जा पड़ती है। बोल क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा? सोफी पिस्तौल इस बताने ऊंची आवाज में बोलती है देखो मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, तुम्हारे माँ बाप को मारने को इसने कहा था। गफूर असलम की तरफ इशारा करते बोलते हैं क्या कहा? तू बहक गया था? सफिया सब बातें अनसुनी करती इसकी एक बात पर कि बहक गया था बढ़ जाती। कुत्ते तुझे जरा रहम नहीं आए इस मासूम पर जिसकी तूने इज्जत नोची और तू कह रहा है बहक गया। सोफिया इसकी टांग पर गोली चलाते हुए ऊंची आवाज में बोलती है तुम दोनों ने मेरी हंसती बस्ती फैमिली को महज इस बात पर मार दिया कि मेरे बाप ने किसी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारे जैसे बददियत और बुराई में डूबे हुए कोई करतूतों की वीडियो बनाई। जिस बेदर्दी से तुमने मेरे माँ बाप को मारा और मेरी बहन का रेप किया और तूने अपनी शिनाख्त बचाने के लिए एक खुशहाल घराने को तबाह करवा दिया। सफिया गफूर असलम से बोलती है। सफ़ी की आंखों से आज भी अजीयतनाक दिन याद करते आंसू निकल पड़े थे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत शौक है ना तुझे वजीर बनने का, अब ऊपर जाकर जहन्नम में अपना ये शौक पूरा करना, और तुझे याशी का बहुत शौक है, तू भी सब अरमान अपने मरने के बाद पूरे कराए। सफ़ी इन दोनों से कहती, दोनों के हाथों में पिस्तौल पकड़ाती इन दोनों की तरफ निशाना बांधती है। अपनी मौत को बहुत करीब महसूस करते असलम और गफूर को अपने किए गुनाह याद आ रहे थे। वो मासूम और लाचार लोगों पर वह करते आए थे। दामीर आए, थोड़ी देर में इसी तरह पैदल चलते हैं। मनहा दामीर कार की तरफ जाते इसके हाथ पकड़ते हुए थी है, जैसे ही मीर जान के है चलो। दामीर उसको अपने हिसार में लेकर पैदल चल पड़ता है। मनहा मुस्कुराती हुई इर्द गिर्द चलती हुई हवा को दिल से महसूस कर रही थे। दामीर मनहा को खुश देख अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है जिसने इसे इस काबिल बनाया किसी को दोबारा जीने की तरफ ला सके। दामीर मनहा के सर पर बोझ देते आसूदी से मुस्कुरा देता है। रुक जाओ सोफिया। इससे पहले सोफिया इन दोनों पर गोली चलाती अचानक पीछे से ऐसी किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन अपने सामने बासुर को देख सख्त हैरत का शिकार होती है। तुम यहाँ? सोफिया हैरानगी से बासुर से सवार करती है। हैरान होगी ना, तुम शुरू से ही जानती हो कि एक मुजरिम और पुलिस का आपस में कितना गहरा ताल्लुक होता है। बासुर इसकी तरफ गहरी नगाजरों से देख बोलते हैं, तुम्हारी इस चैन में ट्रैकर मौजूद है मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए लगवाया था, लेकिन आज मुझे अपने मुजरिम के पास पहुंचाने में इसने मेरा बहुत साथ दिया। बासुर गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो मैं जो सजा देनी है मुझे दे देना, लेकिन इससे पहले इन दोनों को मारूंगी जिनकी वजह से मेरी जान से अजीज माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। मेरी आप इतनी सालों कोमा में रही, अपनी तरफ से तो ये मेरी आप ही को मारा हुआ समझ कर जा चुके थे, लेकिन अल्लाह
अभी आपी को जिंदा रखना चाहते थे। बाबा के दोस्त इस दिन पापा से मिलने घर आए थे, लेकिन सामने मुझे आपी की नीम मर्दा वजूद के पास रोता देख अपने दोस्त और बहन जैसी भाभी की लाश देखे ने शिद्दत दुख हुआ है। फिर इनकी मदद से हम आपी को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हुए, लेकिन आपी थोड़ी देर बाद ही कोमा में जा चुकी थी। गिरदली अंकल ने तब आपी और मेरा एक बाप की तरह ख्याल रखा, मुझे पढ़ाया, इतना मजबूत बनाया कि मैं अपने सामने आने वाले हर मुसीबत से डरने के बजाय इसका बहादुरी से सामना कर सकूं। सोफिया, मैं मानता हूँ इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन जब कानून इन जैसे मुजरिम को सजा देने के लिए मौजूद है तो हम क्यों मुजरिम बने। मासा समझाता आराम से इसके पास आते से गन मांगते हैं, पर सोफिया हरगिज देने को तैयार नहीं थी। मनहा ना अचानक चलती हुई रुकती जाती है। क्या हुआ, इस तरह क्यों रुकी। दामीर मनहा को अपनी जगह देख इस इमारत की तरफ देखता है, पूछता है। मनहा इसका कोई भी जवाब दिए बगैर तो वे कदम इमारत से बढ़ जाती है। मनहा कहाँ जा रही हो। वो दामी के बगैर कुछ भी सुनने जाने किसी की खेंदी चली जाती है। मनहा चलती हुई एक कमरे के सामने जाकर रुक जाती है। गुड़िया। मनहा जल्दी से दरवाजा खोलती अंदर कदम रखती है, लेकिन अपने सामने सब्ज आंखों वाली गुड़िया लड़की को देख इसे अपनी गुड़िया को गंवाना होते हैं। मनहा एक ट्रांस की कैफियत में सोफिया की तरफ बढ़ती है। दामीर भी मनहा के पीछे इस कमरे में कदम रखता है, जहाँ मनहा को एक नकाब पोश के पास जाते देख इसके पीछे भागते हैं। गुड़िया। मनहा सोफिया के सामने खड़ी इसकी सब्ज आंखों में अपनी नीली आंसुओं से लबरेज आंखें गाड़ते हुए इसका नाम पुकारती है। आप ही सोफिया मनहा को इतने सालों बाद अपने सामने बिल्कुल ठीक देख रोते हुए अपने चेहरे से नकाब उठाती है। मनहा को सोफिया को देख अपना सारा माजी याद आ जाए, जैसे वो रोते हुए इसके गले लग जाती है। मेरी गुड़िया माशाल्लाह इतनी सी बड़ी होगी। बहनों का इतना प्यार देख बासुल और दामीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप ठीक हो ना। सोफिया मनहा के चेहरे की एक नकुश को छूते बोलती हैं। हाँ सोफिया, तुम्हारी आप ही बिल्कुल ठीक है। अचानक मनहा की नज़र मुस्कुराते हुए गफूर पर पड़ती है, जिसे देख इनको दोबारा से वो दिन याद आने लगता है जब इस जानवर ने इसकी इज्जत को नोचा था। सोफिया, ये वही है। मनहा गफूर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। मनहा के इशारे पर दामीर सारी सूरत हाल समझ जाते हैं, जिस पर वह सख्त गुस्से में गफूर की तरफ बढ़ता उसको बेदर्दी से मारने लगता है। छोड़ दो इसे को कानून सजा देगा। मास्टर फोन पर जल्दी से पुलिस फोर्स को अंदर आने का कहते हैं। अली बख्श, इनकी खूब खादर मदारत करो ताकि जो अभी तक इन्होंने नहीं बोला वो भी सब बता दें। मास्टर अली बख्श को बोलता जो इन दोनों की हथकड़ी बनाई वहाँ से खेलते हुए लेकर जा रहे होते हैं। छोड़ो मुझे, एक वजीर को पकड़ कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप चल, इतना वजीर बनने का शौक है तो चल तुझे जेल के वजीर बनाता हूँ। अली बख्श असलम को पेट पर मुक्का मारते हुए दर्शी से बोलते हैं। आप ही सोफिया दोबारा अपनी बहन के गले लग जाती है। बस करें साली साहिबा, आप अपने साथ एंजल को भी कितना रुला रही हैं। तामीर मनहा को जोर उतार होता देख फिक्रमंदी से बोलते हैं। आप ही आप आज इधर ही हो ना। वो मनहा से पूछती है। हाँ मैं इधर ही हूँ, तुम चलो ना मेरे साथ। मनहा को बोलती है। आप ही मैं आपसे कल मिलने आऊँगी, अभी आप जाएं। सोफिया मनहा का हाथ पकड़ती बोलती है। ये कौन है। मनहा बासिल की तरफ इशारा करते हुए से पूछती है। सोफिया की नज़र बासिल की तरफ देखती है, इसको देखने में और नजरें चुरा लेती है। आप ही ये मेरे शौहर है। सोफिया हल्की आवाज़ में मनहा से कहती है। तुमने शादी भी कर ली। मनहा खुश होती है सोफिया से पूछती है, जिस पर वो हामिद सर हिलाती है। चलो मैं चलती हूँ, कल मुझसे मिलने आना, बल्कि कुछ दिन मेरे पास ही रहना। हम कुछ दिन इधर ही रहे ही हैं कि शहर। क्यों दामीर। मनहा अपनी बात कहते हुए दामीर से तस्दीक कर लिए पूछती है। हाँ साली साहिबा, आप ज़रूर आइएगा हमारे घर। दामीर ये बोलते हुए सोफी के सर पर हाथ रखते वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा सोफी, मैं चलता हूँ। भाई आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी नक्सड़ी बहन को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मनहा मुस्कुराते हुए बासिल से बोलती है, जिससे बासिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है। मनहा दामीर के पीछे अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती है। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मैं गिरदनी डेट से आज बात करना चाहती हूँ और कल एक दिन आप ही के साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर बेशक मुझे फांसी हो जाए, कोई दुख नहीं। सोफिया बासिल को दिख जाती है, इसके सब कुछ पता चल चुका है। गिरफ्तार तो मैं तुम्हें हर हालत में करूँगा, लेकिन जेल में नहीं, अपनी ज़िंदगी में, कि इससे तुम कभी फरार हासिल न कर सको और हमेशा मेरी सांसों से भी ज़्यादा करीब रहो। बासु सोफिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए घबरू लहजे में कहते हैं। मतलब मैं समझी नहीं। इतनी सफाई से कत्ल करती हो, ये बात मैं समझ में नहीं आई। तुमने जिन लोगों को मारा है वो किसी न किसी बुरी काम में मबलूस थे। जो गुजर गया इसे भूल जाओगा तो अभी भूल जाओ, लेकिन दोबारा तुम इन कामों में नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई जितना मर्जी गुनहगार हो इसकी सजा इस दुनिया की अदालत में ना सही लेकिन अलग की अदालत में लाजमी मिल जाती है। फिर हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले। बासिल सोफी को समझाने वाले अंदाजा बोलता है। ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी, ना तुम किसी को बताओगी और ना मैं। बासिल इसी तरफ देखते हुए बोलते हैं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस वजह से तुम मुझे सजा नहीं दे रहे ना, कोई और जज्बा भी शामिल है, यही समझ लो। लेकिन तुम्हारी बात का मतलब थोड़ा सा गलत है। मैं तुम्हें सजा इस वजह से भी नहीं दिलवा रहा कि तुमने जो भी कुछ किया अपने गुस्से और सालों की जिद के बना पे किया, और अब जबकि असल मुजरिम पकड़े जा चुके हैं तो क्यों ना इसे सजा दिलवाई जाए।
बासिल इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम बासिल तलाल तकी की जिंदगी हमेशा के लिए शामिल होना चाहोगी? बासिल इसके सामने अपना हाथ फेराते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोलते हैं, तुम भूल रही हो मिस्टर बासिल कि मैं तुम्हारी जिंदगी में 2 महीने पहले शामिल हो चुकी हूँ। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अब जब मैं चाहता हूँ तो मेरी जिंदगी में अपने दिल की पूरी रजामंदी के साथ शामिल हो, जहाँ तुम अपनी पाक रिश्ते को मजबूरी नहीं बल्कि दिल की पूरी उम्मीदगी के साथ निभाओ। बासिल पर उम्मीद सास इसे देखते हैं, जिस पर सोफिया मुस्कुराते इसके हाथ पर अपना नाजुक हाथ रखती है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत शायद तब से परवान चढ़ना शुरू हुई है जब मैंने तुम्हें पहली बार लिफ्ट के लिए सड़क पर खड़े हुए देखा था, और तब से ये मोहब्बत नशे नमा पाती है, आज ये एक तन्नावर दरख्त बन चुकी है। बासिल अपने जज्बे की आलम में सोफिया से अपने दिल का हाल बयान करते हैं। सोफिया की इतनी खूबसूरत इज़हार पर इसका हाथ कभी ना छोड़ने के लिए मजबूती से पकड़ लेती है। मनहा इससे मारा से निकलते हुए रोज़ कतार रोती है। मनहा को क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रही हो? दामिर को यूं बुरी तरह से रोता देख परेशानी से बोलते, अब आप मुझे छोड़ेंगे ना? मनहा इसकी तरफ अपनी रोई नीली आंखों से देखती डरते हुए बोलती है, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा? तामीर के माथे पर मनहा की बातें सुन तादाद बैल पर चढ़ते हैं। आप अब आप ऐसी लड़की क्यों अपनी जिंदगी में रखेंगे जो पहले ही? मनहा इससे एक लफ्ज नहीं। तामीर मनहा को दोनों बालों से छोड़ते हुए दरशकी से बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बेपनाह मोहब्बत पर इतना ही यकीन है जो तुम्हें इस बात पर छोड़ दूंगा जिसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं? मेरी जान, तुम अब भी मेरे लिए पाक साफ हो, बिल्कुल एक सीप की मोती की तरह। मुझे ये सच बहुत पहले ही पता चल चुका था, और मेरी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा, इतनी कमज़ोर नहीं कि महज इस बात को बुनियाद बनाकर तुम्हें छोड़ दूँ जिसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं। मैं तुमसे अपनी पाक मोहब्बत मुंह फेर लूँ। मैंने तुमसे रूह की गहराइयों से मोहब्बत की है, और इस जहाँ के बाद इस जहाँ में भी करता रहूँगा। तामीर ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते मनहा की नीली आंखों में अपनी बुरी आंखें गाड़ते हुए बोलता है। मनहा अपने अल्लाह का दिल में शुक्र अदा करती है, तामीर के गले लग जाती है। तामीर इसे किसी कीमती मताह की तरह अपने सीने में बीज लेते हैं। 2 साल बाद इन चंद सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। गफूर और असलम अपने अंजाम को बन चुके थे, और ये अज़ल से एक वाज़ेह हकीकत है, इंसान अपना बोया अपनी दुनिया में ही काट कर जाएगा। गफूर और असलम भी अपने कर्मा का बोया बीज आज जेल की सलाहों के पीछे चक्की चलाते हुए काट रहे थे। मनहा और तामीर की जिंदगी में पहले नन्ही सी जाले ने आकर इनकी जिंदगी मुकम्मल कर दिया था, जो सबकी आंखों का तारा थी, और सोफिया की अपनी बाजी में जान बसती थी। जब जाले अपनी तोतली जबान में ताले कहती तो सोफिया इसके गाल चटाचट चूम लेती थी। बासिल परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर कर गया। तामीर बासिल को इमरजेंसी वार्ड के सामने बेचैनी से चलता देख बोलता है, हाँ भाई, तामीर बिल्कुल ठीक कह रही है। मनहा जाली को अपनी गोद में उठाए इसके पास आती बोलती है। सख्त परेशानी में भी इन दोनों को तसल्ली देने पर बासिल को कुछ डांट सी महसूस होती है। जैसे ही इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर कदम रखते हैं, बासिल फोन डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? बासिल बेचैनी से डॉक्टर से इस्तफार करते हैं, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। बासिल डॉक्टर की बात सुनते ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है जिसने इस नाजुक मरहले में भी इसका साथ दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाअल्लाह 6 बच्चों के बाप बन चुके हैं। डॉक्टर बासिल के कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते बोलते हैं। बासिल जो सोफिया की सही सलामत होने पर अपने आप पर सुकून सा महसूस कर रहा था, डॉक्टर बात सुनकर हैरानगी से इसकी तरफ देने लगता है। क्या डॉक्टर? मेरे और 6 बच्चों के बाप बासिल यकीन से डॉक्टर से पूछता है, जिस पर डॉक्टर बासिल की फीलिंग्स समेत इस बात में सर हिलाते हैं। बासिल डॉक्टर के हाँ कहने पर जल्दी से रूम में दाखिल होते हैं, जहाँ 3 नर्सें इनके दो दो बच्चों को पकड़े खड़ी होती हैं। बासिल अपने बच्चों पर मुस्कुराती नजर डालता जल्दी से सोफिया की तरफ बढ़ते हैं। सोफिया बासिल इसका हाथ पकड़ते इसकी तरफ देखता है। सोफिया इसकी आवाज़ पर आशा से आंखें खोलती है। बासिल इसके होश में आते जल्दी से इसके सर पर बोल दे देते हैं, क्यों सोमई, तुमने मुझे दुनिया का सबसे हसीन तोहफा इन बच्चों की सूरत में दिया। सोफिया इसकी बात पर सर हिलाकर मुस्कुराती है। मनहा और दामिर भी रूम में कदम रखते हैं। वाह यार, हम कहते थे जाले के साथ खेलने के लिए एक और बच्चा आ जाए, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह से बच्चों की लाइन लगी है। दामिर बासिल के कंधे पर हाथ रखते बोलते हैं। सोफिया दामिर की बात पर आंखें फाड़ के उसे बासिल की तरफ देती है, जो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है, जैसे कहना चाह रहा मेरी जहरीली नागन यहाँ आ गया इस बात पर कि तुम 6 बच्चों की अम्मा बन चुकी हो। देख लो, तुम्हें मुझसे यही गिला होता था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जिसका सबूत हमारे ये बच्चे हैं। बासिल सोफिया के कान में के पास झुकते हुए मानी है सरगोशी करते इसके चेहरे पर अपनी आंख बच्चों की तरफ करते हैं जो नर्सों की गोद में होते हैं। बासिल आसद नर्स से 2 बच्चे लेते ही इन्हें गौर से देखता है, जिनमें से एक की बच्चे की आंखें इसकी तरह ही गिरे नीली हैं और दूसरे बच्चे की सब्ज आंखें होती हैं, जो टोकर टोकर बासिल को देख रहा होता है। अपनी माँ पर चला गया है। बासिल दोनों के सर पर बोझ देता हुआ आराम से इन्हें सोफिया को बुलाते हैं। सोफिया दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती इनके माथे पर बारी बारी बोझ देती है।
माशाल्लाह से आपके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। दूसरी नर्स बासिल को 2 और बच्चे पकड़ाते मुस्कुराते हुए बोलती है। दामिर तीसरी मौजूद नर्स से दोनों बच्चे लेते इनके सर पर बोलते थे। वैसे गौर किया जाए तो तीनों बच्चों की आंखें बिल्कुल बासिल पर ही हैं और बाकी की सोफिया पर। दामिर इन दोनों बच्चों को देखता बासिल और सोफी से बोलता है, जो खुशी से लबरेज चेहरे से एक दूसरे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे होते हैं। सोफिया दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है जिसने इन्हें इतने बड़े इनाम से नवाजा। बेशक अल्लाह अगर अपने बंदों को आजमाते हैं तो वहीं पर अल्लाह नाम भी पेश बहा नियामतों से भी नवाजते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो गुड़िया, अब तुम माशाल्लाह से माँ के दर्जे पर फायज हो चुकी हो। मुन्हा सोफिया को गले लगाकर प्यार से कहती है। सोफिया और बासिल बारी पाने हैं बच्चे को पकड़ने सीने से लगाते इनके सर पर प्यार और बोस देते हैं। दामिर और मुन्हा रूम से बाहर निकल जाते हैं। नर्सें बच्चों को चेकअप के लिए अपने साथ ले जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बासिल सोफिया को रोता देख परेशानी से इस्तफार करता है। सोफिया कुछ भी कहे वे बासिल के गले लग जाती है। मैं बहुत खुश हूँ बासिल, लेकिन मुझे सदफ मम्मा की इस वक्त बस याद आ रही है। काश वो अब इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ होती। कितना अरमान था दादी बनने को। सोफिया रोती है बासिल से बोलती है। इसकी बात पर बासिल के भी आंसू निकल पड़ते हैं। मत रो, इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी, अल्लाह इनके आगे की मंजिलें आसान करे। बासिल इसकी कमर सलाते तसल्ली देते हैं। वैसे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर अब तो यकीन आ गया ना? बासिल इसको मानी हेल लेजिन बोलते हैं। जिस पर सोफिया सी कमर में मुक्का मारती है तो खूबसूरत से मुस्कुराती। यकीन तो मुझे तब ही आ गया था जब तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। सोफिया से अलग होती इसके चेहरे अपने नाजुक हाथों में पकड़े इसके सर पर बोझ देती मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोलती हैं। 2 साल बाद सोफिया की तरफ से पेशकदमी पर बासिल साख्त हो जाता है, लेकिन फिर खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इसके सर पर हकीकत बड़ा बोझ देते इसको अपने सीने से लगा लेते हैं। जहाँ पे मुश्किल आई वहाँ पे आसानियाँ हैं। तो यहाँ पे हमारे इस नावल का हुआ एंड। मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।